नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में अब हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 3 है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही सभी को। और यहाँ पे जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है। और फिर से यही रह गया, पीपीटी बदलने के लिए बोला था कि ये यहाँ पर अगर यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आप लिख देंगे तो ये आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा। और किसी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में जस्ट ये इस नंबर पे डायल किया जा सकता है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है ये मेन टेलीग्राम चैनल है। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे, इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो जेएसओ का एएसओ का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी का हो या एलटी ग्रेड के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चनायर है इस क्वेश्चनायर को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे क्वेश्चनायर का जो यहाँ पे मेन फंक्शन है, जो हमारे पास मतलब मेन क्वेश्चनायर है। ठीक है, आवाज ठीक है। ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चनायर है इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन स्टडीज है, पॉपुलेशन स्टडीज डिफर्स फ्रॉम डेमोग्राफी बिकॉज जनसंख्या अध्ययन जनसांख्यिकी से भिन्न है क्योंकि। तो अब इसमें हमें देखना है इट स्टडीज ओनली नंबर्स, नहीं ये जरूरी नहीं है। नंबर्स के साथ यहाँ पे ऑर्डिनल नॉमिनल दोनों डेटा यूज किए जाते हैं। और इसमें यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते केवल नंबर की बातें हो रही हैं। इट इग्नोर्स फर्टिलिटी, नहीं ये तो गलत होता है। इट इग्नोर्स माइग्रेशन, ये भी गलत होता है। इट स्टडीज सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट आल्सो। ठीक है। तो कल्चरल एस्पेक्ट की भी यहाँ पे चर्चा होती है जिसके कारण ये डेमोग्राफी से डिफरेंट होती है थोड़ी सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज मीन्स, जनसंख्या अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप का अर्थ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुविषयक मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जो मतलब यहाँ पे चीजें हैं, इसको अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यूज ऑफ ओनली वन डिसिप्लाइन, ये गलत है। यहाँ पे जो यूजेस हैं इसके और अधिक डिसिप्लाइन टाइप की चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है। मतलब कई कई एक तरीके से सेक्टर्स में यहाँ पे चीजें बटी होती हैं। फिर बेस्ड ऑन ओनली बेस्ड ओनली ऑन बायोलॉजी, ये गलत है। डिपेंड्स ओनली ऑन सेंसस, नहीं इस सेंसस के साथ भी बहुत सारे डेटा, एनएफएचएस के डेटा, सीआरएस के डेटा, बहुत सारे डेटा शामिल होते हैं। तो इसमें यूजेस सेवरल डिसिप्लाइंस लाइक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है। जो लोग जुड़े हैं क्लासेस शेयर करते रहिएगा अपने इष्ट मित्रों को। और उसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ पे मतलब अन्य लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो भी जो है क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज इज, तो जनसंख्या अध्ययन की जो मूलभूत इकाई है वो यहाँ पे क्या है। यहाँ पर देखेंगे सोसाइटी, इंडिविजुअल या इस तरीके की चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जनसंख्या अध्ययन की जो मूलभूत इकाई होती है वो एक पर्सन होता है, मतलब एक इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है। फैमिली जो है बात की चीजें हैं। फैमिली जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन की मूलभूत इकाई है। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम वो फैमिली होती है। लेकिन जनसंख्या में एक एक व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंडिविजुअल जो आदमी होगा उसको हम यहाँ पे जो बेसिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, एक तरीके से पॉपुलेशन स्टडीज जो है उसमें हम यहाँ पे इसको इंडिविजुअल आदमी को, एक व्यक्ति को जो है हम यहाँ पे मूलभूत इकाई या फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है डेमोग्राफिक डेटा आर यूजफुल फॉर, जनसांख्यिकी डेटा जो है ये उपयोगी हैं क्यों? तो यहाँ पर देखेंगे तो जनसंख्या की जो यहाँ पे डेटा है, पॉपुलेशन कैंपेन्स, ठीक है, कल्चरल स्टडीज और क्लाइमेट स्टडीज, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग। तो यहाँ पर जो मोस्ट अच्छा आंसर है यहाँ पे क्लाइमेट स्टडीज के लिए, तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि डेमोग्राफिक डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कल्चरल स्टडीज में यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन उतना यूज नहीं होता है जितना हम किसी कल्चर को, किसी आदमी के स्ट्रक्चर को देख के उसका कल्चर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कैंपेन में भी यहाँ पे इसका यूज नहीं होता। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन और प्लानिंग के लिए डेमोग्राफिक डेटा का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, कि भारत की जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी, कितना हमें खाद्यान्न लगेगा, कितनी चीजें लगेंगी, किस तरीके से हम इन्हें जो है मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें जो है एक तरीके से देखा जाए तो डेमोग्राफिक डेटा में जो बर्थ रेट, डेथ रेट, इस तरीके की चीजें हैं, इसको यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाँ बी, हाँ डिस्ट्रॉयर जी, बी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन प्रजनन का निर्धारक नहीं है, प्रजनन का निर्धारक नहीं है कौन सा? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो एज एट मैरिज ये प्रजनन का निर्धारक होता है कि कम उम्र में 20-22 साल के आसपास अगर शादी हो जाती है तो उसमें फर्टिलिटी सबसे बेस्ट होती है, मेल फीमेल दोनों की। जैसे जैसे एज बढ़ती है फर्टिलिटी का डिक्रीज होती जाती है, थोड़ी बहुत डिक्रीज होती रहती है, और एक एज के बाद महिलाओं में 49 ईयर्स, 48 49 ईयर्स के बाद जो है फर्टिलिटी जीरो हो जाती है, और आदमियों में भी लगभग जो है 55 साल के आसपास लगभग जीरो हो जाती है। ये नॉर्मल जो केसेस होते हैं, लेकिन आदमियों में मतलब कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन महिलाओं में जो है 49-50 साल के आसपास जाते जाते उनकी फर्टिलिटी जो है जीरो हो जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि कंट्रासेप्टिव्स किस तरीके से यूज करने हैं, किस तरीके से नहीं यूज करने हैं, कौन से यूज करने हैं, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसका भी यूज होता है। रेनफॉल यहाँ पे नहीं होता है, और इकोनॉमिक कंडीशन जो है, मतलब यहाँ पे ये इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है फर्टिलिटी का एक डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पे नॉट डिटर्मिनेंट पूछा था, तो ये रेनफॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डेटा का अप्रत्यक्ष स्रोत है? तो सेंसस जो है ये डायरेक्ट सोर्स होता है, ध्यान में रखिएगा कि सेंसस जो होता है इसमें क्या है कि पॉपुलेशन डेटा, हाँ पॉपुलेशन डेटा का इनडायरेक्ट सोर्स पूछ रहा है। तो इनडायरेक्ट सोर्स यहाँ पे जो मेनली होता है, एक तरीके से कहा जाए कि जो सेंसस होता है, जो गवर्नमेंट जो डेटा कलेक्ट करती है, वो डेटा डायरेक्ट जो है मतलब पॉपुलेशन डिपार्टमेंट या जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत जो जनगणना विभाग है उसमें जो है डायरेक्टली ये डेटा पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो वाइटल रजिस्ट्रेशन, ये भी वाइटल रजिस्ट्रेशन मतलब एसआरएस या सीआरएस, ये भी जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी डेटा जो है मतलब एक तरीके से डायरेक्ट पॉपुलेशन डेटा होता है, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा होता है। सैंपल सर्वे भी यहाँ पर पॉपुलेशन डेटा होता है। स्कूल इनरोलमेंट रिकॉर्ड्स ये डायरेक्ट जो है पॉपुलेशन डेटा नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट पॉपुलेशन डेटा होता है, ठीक है। हाँ इनडायरेक्ट पॉपुलेशन डेटा होता है। डिस्ट्रॉयर जी आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन के साथ लिखिए, थोड़ा सा क्या है टाइम लैग होता है इसमें, तो इससे पता नहीं चलता कि आप 5वें का बी बोल रहे हैं या 6 का या 7th का, इस तरीके से, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है कि द टर्म वाइटल स्टेटिस्टिक्स लिटरली मीन्स, जो हमारे पास यहाँ पे वाइटल स्टेटिस्टिक है उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, सोशल रिफॉर्म्स नहीं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पर ये इसका मतलब होगा स्टैटिक्स ऑफ वाइटल इवेंट्स, ठीक है। वाइटल इवेंट्स का जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है which factor determines completeness of data registration, ठीक है। डेटा पंजीकरण की पूर्णता किस पर निर्भर करती है?
तो यहाँ पर पूर्णता की बात कर रहा, मतलब कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंप्लीटनेस होती है डेटा में, ये जो है माइग्रेशन से, रीजन रिलीजन से और लिटरेसी से नहीं निर्धारित होती, रिपोर्टिंग इफिशियंसी से निर्धारित होती है। कि किसी आदमी के पास आप जाएं और वहां पर उससे पूछे कि आपकी एज क्या है, उसकी एज पता लगा 48 थी, ठीक है, आपने इसको 84 लिख दिया। तो ये रिकॉर्डिंग एरर है, और ये बिग डेटा जो है एक तरीके से, मतलब यहाँ पे जो एरर होगी, एक तरीके से डेटा रिकॉर्डिंग के समय जो नॉन सैम्पलिंग एरर होगी, वहां पे ये मतलब मौजूद होगी। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो रिपोर्टिंग इफिशियंसी जो है डेटा को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, डिस्ट्रॉयर जी, बिल्कुल 7 है। अगला क्वेश्चन है 9 का, पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है? तो पॉपुलेशन मोमेंटम की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन मोमेंटम में देखेंगे तो इनफर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ये नहीं होता है। पॉपुलेशन मोमेंटम का मतलब है कि पॉपुलेशन का विस्तार किस तरीके से हो रहा है, पॉपुलेशन की गति क्या है, ठीक है। और माइग्रेशन फ्लो ये भी नहीं होगा, सडन पॉपुलेशन ड्रॉप ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ डिस्पाइट रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, तो इसको यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, कि फर्टिलिटी तो यहाँ पे जो है रिड्यूस हो रही, कम हो रही, जैसे भारत जो है प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन मोमेंटम की स्थिति में है। ऐसा इसलिए कि जो भारत में देखेंगे तो फर्टिलिटी हर दशक में धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2011 की जनगणना में हम लोग 121 करोड़ थे, अभी एस्टिमेट है कि 140 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास हैं हम लोग। तो देखेंगे तो जो 20 से 30 करोड़ के आसपास लोग बढ़े हुए हैं, वो पॉपुलेशन मोमेंटम के कारण है। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी तो डिक्रीज हो रही भारत में, लेकिन गति जो है फर्टिलिटी की वो अभी मेंटेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोगों की संख्या है, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोगों की संख्या है, उसमें उसको हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो माइग्रेशन परसेंटेज नहीं, डेटा पर एरिया, डेटा सॉरी डेथ, डेथ्स पर एरिया ये गलत है। लिटरेसी पर 1000 पीपुल ये गलत है। नंबर ऑफ पीपुल लिविंग पर यूनिट एरिया मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, उसको हम यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए, भारत में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किस जो है राज्य की है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन डेटा की अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर इसमें कह रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव पॉपुलेशन डेटा। तो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन डेटा की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो जिसका मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं मैथमेटिकली, उसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये पॉपुलेशन आपका जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपका क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, तो लेकिन कई कई जगहों पे उसका मेजरमेंट किया जाता है, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गया, इन सब चीजों में स्किन की जो रिफ्लेक्शन पावर है वो सारी चीजें मेजर की जाती है। मतलब यहाँ पे अगर एक तरीके से कहा जाए तो क्वालिटेटिव डेटा क्या है, मतलब यहाँ पे इनकम तो होती है, एज होती है, सेक्स और रिलीजन, एक तरीके से यहाँ पे कहा जाए तो दोनों आंसर है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा पॉपुलेशन डेटा के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर एक विकल्प को अगर चुनना होगा, तो आप लोग रिलीजन पर टिक मारेंगे। ठीक है, क्योंकि रिलीजन जो होता है ना, इसमें एक तरीके की जहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा का ही कई काम करेगा, गुणात्मक संरचना का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास डेटा है वो उसको हम लोग जो है मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी सेक्स में तो हम बाइफर्केशन कर सकते हैं कि मेल फीमेल इस तरीके से ट्रांसजेंडर, लेकिन इसमें जो है मतलब किसी एक ही समुदाय के, एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उसमें बाइफर्केशन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो मतलब एक जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है क्वालिटेटिव डेटा का, कि जिसका मैथमेटिकल मेजरमेंट ना हो सके, उसको हम यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन डेटा इंक्लूड्स। तो क्वांटिटेटिव में यहाँ पे देखेंगे तो कास्ट, रिलीजन,
और कस्टम्स नहीं आएगा। एज एंड सेक्स रेशियो यहाँ पे जो है इसको हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है पॉपुलेशन डेटा है ये, ठीक है, क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन डेटा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, आप लोग आंसर देते रहिए। डिस्ट्रॉयर जी आप ठीक है आंसर दे रहे हैं, अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ सेंसस डेटा। सेंसस जो हमारे पास डेटा है उसका लिमिटेशन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। टाइम कंज्यूमिंग, कंप्लीट कवरेज, एरर इन रिपोर्टिंग, इस तरीके से चार चीजें दी गई हैं और इन चारों चीजों में हमें ये बताना है कि सेंसस की लिमिटेशन कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंसस की लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब सीमा, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव तो होता है ये, मतलब नो डाउट ये लिमिटेशन नहीं है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, एरर इन रिपोर्टिंग भी होती है, लेकिन कंप्लीट कवरेज जो है इसकी लिमिटेशन नहीं होती है। वहां पर कंप्लीट कवरेज, लिमिटेशन का मतलब हम उसको सीमित कर रहे हैं, हम यहाँ सीमित इसको नहीं करते हैं, यहाँ पे पूरे पूरे एरिया को कवर किया जाता है इन सेंसस डेटा या पॉपुलेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द सेंसस कंसेप्ट ऑफ डी फैक्टो पॉपुलेशन मीन्स। अब यहाँ पे जो डी फैक्टो पॉपुलेशन होती है इसका हमें मतलब बताना है। तो डी फैक्टो पॉपुलेशन का मतलब जो नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो डी फैक्टो जो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन होती है उसको एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारे पास पॉपुलेशन किसी निश्चित एरिया में प्रेजेंट टाइम में रह रही है उसको डी फैक्टो कहते हैं। और एक डी ज्योर पॉपुलेशन होती है, वो उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास डी फैक्टो पॉपुलेशन है इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन प्रेजेंट एट द प्लेस ड्यूरिंग इनोमरेशन। एक ही स्थान पे एक जो कॉमन एरिया है उस स्थान पे जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं उनकी जो संख्या होती है उसी को हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन डेटा है, जिसको सॉरी जो हमारे पास यहाँ पे डेटा प्रेजेंट होगा या जो पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी उसको डी फैक्टो हम यहाँ पे पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी में शायद दिया गया है। हाँ, डी ज्योर पॉपुलेशन, द टर्म डी ज्योर पॉपुलेशन मीन्स। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो पर्सन नॉर्मली रिसाइडिंग इन एन एरिया। डी ज्योर का मतलब ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली रिसाइडिंग इन एन एरिया, जो लोग कहीं नॉर्मली रह रहे हैं उस पॉपुलेशन को हम यहाँ पे कहते हैं डी ज्योर पॉपुलेशन है। और जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं किसी भी प्लेस पे उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है हमारा डी फैक्टो पॉपुलेशन है। जैसे मान लीजिए हम लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, जहाँ पे रह रहे हैं जिस शहर में, वहां पे हम प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब काम करते हैं, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन के रूप में हम वहां पे उपस्थित होते हैं। मतलब हम लोग एक तरीके से कहीं भी, आप भी जैसे किसी शहर में रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो वहां पे आप लोग उस शहर के लिए डी फैक्टो पॉपुलेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जहाँ पे घर है, जहाँ पे मान लीजिए वहां पे घर है, नॉर्मली आप वहां चले जाते हैं और बार बार आना जाना आपका लगा रहता है, तो वो आप डी ज्योर पॉपुलेशन का फिर यहाँ पे डी ज्योर पॉपुलेशन मतलब एक तरीके से कहा जाए घर होगा आपका, जो गांव का क्षेत्र है या कहीं का भी शहर का क्षेत्र है जहाँ पे आप रहते हैं और आप पढ़ाई और इत्यादि किसी काम के लिए, नौकरी के लिए कहीं बाहर हैं, प्रेजेंट टाइम में वहां रह रहे हैं नौकरी के कारण, काम के कारण, तो उसको हम वहां पे डी फैक्टो पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे ओवर सेंसस। ठीक है, सैंपल सर्वे में यहाँ पे देखेंगे तो एडवांटेज की बात कर रहा है। तो पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक आपको बताया गया था कि सैंपल सर्वे की अगर बात की जाए, सैंपल सर्वे और यहाँ पे सेंसस की बात की जाए, तो यहाँ पर टाइम जो है वो कम लगता है, यहाँ टाइम अधिक लगता है, यहाँ कॉस्ट कम होती है, यहाँ कॉस्ट जो है अधिक लगती है। और इसके बाद यहाँ पे कम लोगों में मतलब मैन पावर, मैन पावर की बात की जाए तो ये कम होती है और यहाँ पर मैन पावर जो है ये अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस कॉस्टली एंड टाइम सेविंग, यही जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब जो सैंपल सर्वे होता है वो हमारा इसीलिए ही किया जाता है कि हमें कम कॉस्ट में, कम टाइम में हमें एक रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट जो है मिले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स
मेजर एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्टेड एज डेटा, कौन सा सूचक आयु डेटा की शुद्धता मापने में सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि मेजर्स एक्यूरेसी, ध्यान में रखिएगा, एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्टेड एज डेटा। अब इसमें जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जीडीपी इंडेक्स नहीं होगा, फर्टिलिटी इंडेक्स नहीं होगा। अब दोनों में आप लोग गेस करके जल्दी से बताइए कि कौन सा। डिस्ट्रॉयर जी ए आंसर बोल रहे हैं, किसका? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जब भी हम आपको यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे कि जब हमारे पास मेजर एक्यूरेसी की बात की जाए रिपोर्टेड डेटा में, रिपोर्टेड एज डेटा में, तो उस केस में हम विपल या मेयर्स इंडेक्स का जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं। गिनी इंडेक्स भी नहीं होगा, क्योंकि गिनी इंडेक्स जो है ये बेरोजगारी और इनकम, मतलब इनकम डिस्पैरिटी की बात करता है, मतलब जो आय है उसमें विषमता कितनी है। ठीक है, 17 में सी नहीं, 17 में सी नहीं डियर, 17 में सी जो गिनी गुणांक होता है ना, वो भी शायद इसमें क्वेश्चन होगा आगे। और इसमें जो गिनी गुणांक होता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसके बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी इनकम डिस्पैरिटी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, लोगों में जो मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि जो इनकम है उनकी उनकी इनकम और जो एक्चुअल लाइन है उसके बीच में ग्राफ अगर बढ़ रहा है, तो मतलब उस देश में, उस स्थान पे यहाँ पे डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 17 का ए आंसर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, अभी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। विपल और मेयर्स इंडेक्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ कहा जाए जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो वो विपल और मेयर्स इंडेक्स है। इससे जरूर पढ़िएगा, हर साल लगभग एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, विपल इंडेक्स और मेयर्स इंडेक्स में हर साल लगभग एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीआरएस इज करेक्ट। तो सीआरएस जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसके बारे में कौन सा सही है? तो इट इज अ सैंपल सर्वे। अच्छा, हाँ, सीआरएस तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, सैंपल सर्वे नहीं होता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली बर्थ, नहीं डेथ भी रिकॉर्ड करता है। इट इज डन एवरी 10 ईयर, नहीं ये हमेशा कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। और इट रिकॉर्ड्स वाइटल इवेंट कंटिन्यूअसली, ये वाइटल इवेंट्स को कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। ठीक है, हाँ मजहर जी आपका आंसर सही है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द रिलायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन डेटा इंक्रीजेस विथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है, इसकी रिलायबिलिटी जो है इंक्रीज कैसे करती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे एरर इंक्रीजिंग, एक सेकंड, जनसंख्या डेटा की विश्वसनीयता बढ़ती है जब एरर इंक्रीज करे, एरर इंक्रीज करेगी तो विश्वसनीयता घट जाएगी भाई। फिर सोर्सेस आर प्राइवेट, नहीं ये भी गलत है। और रिपोर्टिंग डिलेड, नहीं रिपोर्टिंग डिलेड है तो अविश्वसनीयता, संदेह उसमें बढ़ने लगता है। कवरेज इज कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, ये जो है आपका आंसर होगा कि हमारे पास पॉपुलेशन डेटा की रिलायबिलिटी तब बढ़ती है जब उस केस में जहां पे कवरेज कंप्लीट हो और कंसिस्टेंसी हो। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाँ, अच्छा, ठीक है, दोनों लोगों का आंसर सही है, 19 में बी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, सेंसस हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंसस हमें यहाँ पे क्या जो है मतलब एक तरीके से किस काम के लिए मदद करती है। तो यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सेंसस डेटा का यूज किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए सेंसस डेटा का कोई मतलब नहीं, स्टॉक मार्केट के लिए कोई मतलब नहीं, स्पोर्ट मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए यहाँ पर सेंसस डेटा का हम यूज करते हैं। इसीलिए हर 10 साल में यहाँ पे जो है मतलब सेंसस डेटा जो है सेंसस कराया जाता रहता है। हाँ, दोनों लोग मजहर एंड डिस्ट्रॉयर दोनों जो है मतलब सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रजनन को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन से हैं? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे विच इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी, तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल हमारे पास फैक्टर हैं फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले, उनको यहाँ पे हमें पहचानना है। तो यहाँ पे रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, अच्छा फैक्टर को अफेक्ट करने वाले एज एट प्यूबर्टी, यहाँ पर ये आंसर होगा। और यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन और रिलीजन का विशेष मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ डिस्ट्रॉयर जी और मजहर दोनों लोगों का आंसर सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाई फर्टिलिटी इज जनरली एसोसिएटेड विथ, तो हाई फर्टिलिटी जो यहाँ पे जनरली जो एसोसिएटेड होती है वो किससे प्रभावित होती है, कि सॉरी किससे एसोसिएटेड होती है? उच्च प्रजनन दर जो सामान्यता किससे जुड़ी होती है? तो लो लिटरेसी एंड पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, हाई एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास जो हाई फर्टिलिटी है ये नॉर्मली जो है जहां पर देखेंगे तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ फर्टिलिटी कम होती है, हाई एजुकेशन है तो वहां भी फर्टिलिटी कम होती है, अर्बनाइजेशन है तो फर्टिलिटी कम है, लो लिटरेसी एंड पॉवर्टी जहां पे है वहां पर बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। ठीक है, 22 में ए, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन कंट्रोल्स पॉलिसी एम्स एट, चलिए इसका आंसर दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण नीति किसका किस उद्देश्य से यहाँ पर होती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे रिड्यूसिंग माइग्रेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज में माइग्रेशन का कोई मतलब नहीं होता, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं होता, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड रिसोर्सेस, इसका यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसमें हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ को बैलेंस करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है इसमें। हाँ दोनों लोगों का आंसर सही है, ठीक है। अगला है विच प्रोग्राम प्रमोट्स स्मॉल फैमिली नाउन्स इन इंडिया। ठीक है, विच पॉपुलेशन जो है सॉरी विच प्रोग्राम प्रमोट्स स्मॉल फैमिली नाउन्स इन इंडिया, तो यहाँ पे जो स्मॉल फैमिली नाउन्स हैं ये किस जो है प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर प्रमोट किए जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होगा इसमें, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, मिड डे मील स्कीम और ये सब, डिजिटल इंडिया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। जो मेन टारगेट होता है पॉलिसीज का उसमें फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं का यहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी को हम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ का मतलब ये है कि यहाँ पे बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस राउंडिंग ऑफ टेंडेंसी इन रिपोर्टेड एज्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किस में किया जाता है ये बताइए हमें, मेयर्स में या विपल में? जल्दी से दोनों लोग इसका इस क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा, मजहर एंड डिस्ट्रॉयर। चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। सबसे जो कठिन टॉपिक इस यूनिट का मैं मानता हूँ यही है दोनों, विपल और मेयर्स इंडेक्स, और इसी में आपको क्वेश्चन फंसाया गया है कि आप जो है हम बता दे रहे हैं कि विपल या मेयर्स इंडेक्स में कोई एक होगा, अब उसका आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम्म चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पे रिपोर्टिंग जो सूचक की आयुग में रिपोर्टिंग में जो गोलाई प्रवृत्ति या राउंडिंग, जो गोलाई क्या एक तरीके से राउंडिंग ऑफ किया जाता है, राउंडिंग ऑफ यहाँ पर देखेंगे तो विपल में क्या करते हैं 0, 5, 10 इस तरीके से 5 के मल्टीप्लायर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेयर्स इंडेक्स में क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, 0 से 9 तक सभी नंबर उसमें कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, नहीं भाई राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ,
विच इंडेक्स इज यूज टू एसेस राउंडिंग ऑफ टेंडेंसी इन रिपोर्टेड डेज? मजहर, कैसे भाई बी कैसे आप बता रहे हो? देखिए एक चीज इसमें ये ध्यान में रखिएगा, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। इसमें यहाँ पर देखिए क्या है कि एसएस राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर जो डेटा हमारे पास होता है 0 से 5 वाला, मतलब विपल इंडेक्स। पहले इसका मतलब समझिए, हम समझ रहे हैं कंफ्यूजन के कारण गलत हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे डेटा होता है इसमें क्या होता है, 0 या 5 के मल्टीप्लायर में हम लोग चलते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 या 4 या 2 इस तरीके से नंबर आ गया तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, सॉरी राउंड अप कर देते हैं या राउंड डाउन कर देते हैं। या तो इसको हम क्या करते हैं, राउंड अप कर देते हैं या फिर डाउन कर देते हैं, जो भी जैसी स्थिति है, 3 से ऊपर 3 या 3 से ऊपर है तो राउंड अप कर देते हैं या डाउन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10 से 15 के बीच में एज है किसी की, मान लीजिए 14 ईयर्स उसकी एज है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, 15 वाले एज ग्रुप में हम उसको काउंट करेंगे। तो राउंड अप या राउंड डाउन हम यहाँ पे करते हैं विपल इंडेक्स में, लेकिन यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब हमें यहाँ राउंड अप राउंड डाउन नहीं करना है, मतलब सभी नंबर्स को हमें कंसीडर करना है। और सभी नंबर्स को कंसीडर करते हैं हम लोग 0 से 9, सभी नंबर्स को हम मेयर्स इंडेक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। इसमें यही दो मतलब टॉपिक है पहली यूनिट में, विपल और मेयर इंडेक्स, जो आपको कंफ्यूज करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी बार बार हो सकता है गलत हों। इसलिए कोशिश हम ये करेंगे कि हम सोचे थे कि 3 ही यूनिट कराएं, 3 ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे पहली यूनिट से। और कोशिश आप चलिए एक कोशिश ये करेंगे कि हम जो आगे मेयर्स और ये विपल इंडेक्स है या चंद्रशेखर डेमिंग जो फार्मूला है या यूनाइटेड नेशन के कुछ इंडेक्सेस हैं, उसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट और इस पे करा देंगे, ठीक है। तब उसके बाद हम यूनिट 2 यूनिट 3 पे जाएंगे। यूनिट 2 और यूनिट 3 छोटी है तो उसमें जल्दी ही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एक्सप्लेन्स। डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थियरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फर्टिलिटी थियरी ओनली नहीं, जेंडर रेशियो ओनली, फूड एंड पॉपुलेशन नहीं, इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो स्टेजेस हैं उसमें यहाँ पर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो स्टेजेस हैं उसकी हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में, जिसमें हम आपको ट्रांजिशन के 4 प्रकार बताए थे कि पहले स्टेज में क्या होता है कि बर्थ डेथ दोनों ज़्यादा होती है, दूसरे स्टेज में क्या होता है कि बर्थ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सॉरी डेथ कम होती है, बर्थ रेट वही हो रहती है, और फिर तीसरी स्टेज में जाने पर थोड़ा थोड़ा दोनों डिक्रीज होते हैं, और चौथी स्टेज में जाने पर बर्थ और डेथ दोनों ही लगभग मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज्ड बाई। तो यहाँ पे थर्ड थर्ड के लिए भी जस्ट बताया कि बर्थ और डेथ एक पहले स्टेज में दोनों ज्यादा होती है, फिर दूसरे स्टेज में क्या होता है कि डेथ थोड़ी सी डिक्रीज होती है लेकिन बर्थ वही रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बर्थ और डेथ में यहाँ पर दोनों में डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पर चौथी स्टेज जो होती है बर्थ और डेथ में दोनों ड्रास्टिकली कम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 28 नंबर में जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लो बर्थ और लो जो है यहाँ पे डेथ रेट्स होती है, ठीक है, थर्ड स्टेज की बात कर रहा है। और कोई ऑप्शन हाई बर्थ और हाई डेथ रेट ये नहीं होगा, हाई बर्थ लो डेथ रेट नहीं होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन नहीं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जरूरी नहीं, भारत में पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है डेथ रेट है दोनों घटी है, लेकिन पॉपुलेशन घटी नहीं है जबकि बढ़ी है पॉपुलेशन, ठीक है। तो 28 में नहीं, 28 में सी कैसे भाई, यहाँ पे देखिए ये पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी स्टेज हो गई, ये तीसरी स्टेज हो गई, ये चौथी स्टेज हो गई, 4 स्टेजेस होती हैं नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि देखिए भारत जो है अभी प्रेजेंट टाइम में थर्ड वाली पोजीशन पे है। भारत के कंटेक्स्ट में ये चीजें देखिएगा आप लोग तो समझ में आएगा कि भारत की पॉपुलेशन तो नो डाउट जो है
बढ़ रही है, लेकिन उसमें डेथ रेट और बर्थ रेट आज के 20 साल 25 साल पहले का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो उनका रेट है या जो डेटा है वो कम हुआ है। ये डिस्ट्रॉयर जी आप क्या लिखना चाह रहे हैं कि सर यूई फोर्थ में होता है? हाँ हाँ हाँ, ये ही होगा। ठीक है डिस्ट्रॉयर जी आप क्या लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप फिर से लिखिए यार। चलिए अगले क्वेश्चन पे तब तक हम लोग चलते हैं। अगला है सेंसस मोमेंट। सेंसस जो हमारे पास मोमेंट है ये क्या होता है? चलिए सेंसस मोमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस टाइम टू काउंट पॉपुलेशन, ये सेंसस मोमेंट इसको कहते हैं। जैसे जब भी पॉपुलेशन का डेटा या पॉपुलेशन का काम शुरू होता है उसमें देखेंगे तो पॉपुलेशन मोमेंट जो है एक घोषित किया जाता है कि इस मतलब एक तरीके से कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि आज हमारे पास जो डेट है, मान लीजिए कि आज की ही डेट से कहा जाए कि मान लीजिए कि 10 अक्टूबर या अ, एक सेकंड ऐसे ही डेट निर्धारित की जाती है नॉर्मली 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। इस तरीके से एक जो है जनसंख्या आयुक्त जो होते हैं उस समय वो वहां पे घोषित करते हैं डेट कि ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा जिसके बीच में हम पूरे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग की काउंटिंग का काम करेंगे। ठीक है तो उस समय में इसी समय को यहाँ पर सेंसस मोमेंट कहा जाता है। ठीक है जो वो निर्धारित करते हैं और उसी के बीच में पूरा पूरा काम किया जाता है, केवल जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है हाँ जहाँ पे काम थोड़ा सा मुश्किल है वहां को छोड़कर। अगला है सेंसस हाउस इज डिफाइंड एज सॉरी सेंसस हाउस क्या होता है बताइए जल्दी से। सेंसस हाउस क्या होता है? ए टेम्पररी टेंट नहीं, शॉप ओनली नहीं, पब्लिक ऑफिस नहीं, ए बिल्डिंग विथ ए सेपरेट एंट्रेंस यूज्ड फॉर लिविंग। जो जहां पे जैसे आदमी एक जगह रह रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए गेट है इसका, तो ये एक आदमी के लिए घर का काम करेगा। हालांकि भी चुनाव आयोग ने तरह तरह के बयानबाजी की हुई है कि जीरो हाउस होल्ड जीरो घर नंबर हो सकता है तामझाम, लेकिन उसमें विपक्ष के लोगों ने भी फिर बताया कि भाई आधार कार्ड में कोई जीरो नंबर नहीं होता है हाउस का। ठीक है तो उसी उस पर वाद विवाद तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या में जब हम जनसंख्या की काउंटिंग करने जाते हैं तो पर हाउस जो है लोगों की संख्या काउंट की जाती है कि जैसे मान लीजिए एक गांव है उसमें 10 घर हैं, तो 10 घर में एक एक घर में कितने कितने लोग हैं, उनकी एज कितनी है, उनके पास उनकी इनकम का सोर्स क्या है, वो करते क्या है, फिर उनके पास जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो उसमें क्या है कि उसको जब तब हम एक घर मानते हैं जब एक यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस के साथ एक घर हो जिसमें वो घर जो है जरूरी नहीं पक्का मकान ही हो, ध्यान में रखिएगा। वो घर जरूरी नहीं पक्का मकान ही हो, वो कच्चा मकान छप्पर या फिर खपड़ैल कुछ भी मकान हो सकता है, टेंट भी हो सकता है, टेंट भी उस वो लगा के रह रहे हैं। कुछ आदिवासी समुदाय हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है तो यहाँ वहाँ छप्पर डाल के टेंट लगा के रहते हैं, तो उनको भी घर कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब पक्का ही उसकी स्लैपिंग घर पक्का हो तभी उसको घर माना जाएगा। ठीक है तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि मतलब घर को हम घर के रूप में कंसीडर करेंगे चाहे वो कच्चा हो या पक्का। ठीक है बस उसमें आदमी रहने चाहिए कि वहां पे आदमी रह रहा हो। अगला है कि हु सुपरवाइजेज सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया, भारत में सेंसस ऑपरेशन को कौन देखता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भारत में सेंसस है उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस होता है जिसका प्रमुख होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और इसी की देखरेख में यहाँ पर सेंसस यहाँ पे मतलब सेंसस का काम जो है होता है। ठीक है फिर ये धीरे धीरे क्रम घटता जाता है, फिर स्टेट में एक जो चीफ सेक्रेटरी होता है, फिर उसके नीचे यहाँ पे जिले स्तर पर देखेंगे तो जो डीएम होता है, फिर उसके बाद तहसील स्तर पर तहसीलदार या एसडीएम जो भी है वो मुख्य जो है मतलब वो संचालन का काम करता है। फिर निचले स्तर पे बेचारे प्राइमरी के टीचर, और
एनएसएस उसके हम लोगों के जैसे कुछ एम्प्लाई वहाँ पे काम करते हैं इसके मतलब पॉपुलेशन के कोऑर्डिनेशन और कलेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। डायरेक्ट सोर्स कौन सा है? तो स्कूल डेटा, बैंक रिकॉर्ड और चर्च रिकॉर्ड ये सब डायरेक्ट सोर्स नहीं होते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। वाइटल रजिस्ट्रेशन जो है हमारे पास ये डायरेक्ट सोर्स होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड में खत्म करते हैं इसको क्योंकि अभी अगली क्लास भी है। इन इंडिया डेथ रजिस्ट्रेशन इज लीगली गवर्न बाई। ठीक है, भारत में जो हाँ, इन इंडिया डेथ रजिस्ट्रेशन इज लीगली गवर्न बाई। तो डेथ जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है इसको किस तरीके से हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 बनाया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इसके 1969 के माध्यम से ही जो है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान में रखिएगा कि 15 अगस्त 1969 को ही, सॉरी 15 अगस्त, हाँ 1969 को ही इसरो की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे याद रखिएगा, कई चीजें याद रहेंगी, एक ईयर पे चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीजेस मोर्टेलिटी। डायरेक्टली इंक्रीजेस मोर्टेलिटी, यहाँ पे एपिडेमिक, ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। भी कोरोना काल का पीरियड देख लीजिए। एजुकेशन, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, ये इससे मतलब मोर्टेलिटी डिक्रीज होती है। एपिडेमिक्स के माध्यम से यहाँ पर मोर्टेलिटी क्या है, अचानक बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एन इंडिकेटर ऑफ। इन्फेंट अगर मोर्टेलिटी रेट है तो यहाँ पर एक इसका जो है यहाँ पे इंडिकेटर होता है। तो माइग्रेशन का, फर्टिलिटी का और एजुकेशन का इससे कोई मतलब नहीं होता। मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर की बात हो रही है तो उस केस में यहाँ पर हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन की यहाँ पे बातें हो रही हैं कि मतलब वहाँ पे सैनिटेशन की और वैक्सीनेशन की, इन सब की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है एज ग्रुप इज कंसीडर्ड रिप्रोडक्टिव एज फॉर वुमेन। तो वुमेन्स के लिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कौन सा कंसीडर किया जाता है? ये 15 से 49 साल जो होता है यहाँ पर, इसको हम वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ईयर के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है डिपेंडेंसी रेशियो मेजर्स। डिपेंडेंसी रेशियो क्या मेजर करता है? इस पे क्वेश्चन आया था, इस बार पूछा था, उसमें बस फार्मूले में लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो रेशियो है, यहाँ पे रेशियो ऑफ डिपेंडेंट टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, यहाँ पर जो होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा डिपेंडेंसी रेशियो है। ठीक है, ठीक है, बाकी दोनों लोग, दोनों का तीनों लोग आंसर दे रहे हो सही। ये भाई ये कौन सा, चलिए एक नाम तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, क्या है ये, 37 है। ठीक है, सभी लोगों का आंसर सही है, मजहर डिस्ट्रॉयर एंड थर्ड। ठीक है, ओके ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर कंसीडर्ड डिपेंडेंट। किस एज को यहाँ पर किस एज हम यहाँ पर डिपेंडेंट मानते हैं? तो 0 से 14 और 60 प्लस की जो एज होती है इसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं यहाँ पे कैसे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रूप में। ठीक है, और 15 साल से लेके 15 से 59, 59, इस एज ग्रुप को हम यहाँ पे कहते हैं ये हमारी वर्किंग एज ग्रुप है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन है। और भारत में इसी एज ग्रुप के लोगों की संख्या अभी प्रेजेंट टाइम में 60 प्लस है, इसीलिए हम कहते हैं हम लोग कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हम लोग हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को किसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं? ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेमोग्राफिक एनालिसिस करते हैं? नहीं। इकोनॉमिक जियोग्राफी? नहीं। साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजी? नहीं। पॉपुलेशन जियोग्राफी? हाँ, पॉपुलेशन जियोग्राफी एक जियोग्राफी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए जियोग्राफी वाले भी ये पेपर देते हैं। तो जियोग्राफी का ही एक पार्ट होता है पॉपुलेशन जियोग्राफी।
और उसी पॉपुलेशन जियोग्राफी के माध्यम से ही, उसी पॉपुलेशन जियोग्राफी में ही जनसंख्या वितरण का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसको एक तरीके से पॉपुलेशन जियोग्राफी या ह्यूमन जियोग्राफी भी कहा जाता है, मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन एस्टिमेशन। पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए इसमें से किस मेथड का हम यूज करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंपोनेंट मेथड यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ये सब नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और स्पार्शियल एनालिसिस, हाँ स्पार्शियल एनालिसिस थोड़ी सी अलग चीज होती है मजहर। स्पार्शियल एनालिसिस में क्या है कि वो जियोग्राफी की लोकेशन के साथ उसको हम डेटा मैच कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टर्म यूज फॉर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या वितरण को जो हम कैसे मापते हैं। तो यहाँ पर ये एक मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है, किस टॉपिक किस सब्जेक्ट के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ये एक तरीके से चाहे ह्यूमन जियोग्राफी कहिए या पॉपुलेशन जियोग्राफी कहिए। ठीक है, ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ए कंट्री विथ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज सेड टू हैव। तो अब यहाँ पे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो है, जैसे कई देश हैं विश्व में जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जीरो है। ठीक है, ग्रोथ जीरो का मतलब इनकमिंग जो लोग हैं, जितने इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग है, मतलब डेथ और बर्थ जो है यहाँ पर ये आपस में बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेंसस इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजन इज यूज्ड फॉर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धर्म संबंधी जो जनगणना होती है उसकी जानकारी किसमें उपयोगी होती है। तो धर्म संबंधी जो जनगणना होती है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास कल्चरल एंड पॉलिसी प्लानिंग है, इसमें इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जहाँ पे जिस धर्म के लोग या जिस कल्चर के लोग, जिस एथनिसिटी के लोग जहाँ पे ज्यादा हैं, उनसे संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे हमारे प्रयागराज में कि यहाँ पे धर्म की बातें तो छोड़िए, जहाँ पे प्रयागराज में अभी संगम का मेला खत्म हुआ है, महाकुंभ, जस्ट अभी 1-2 महीने बाद, मतलब नवंबर दिसंबर से फिर से यहाँ पे माघ मेला जो हर साल लगता है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्चा करती है, और इलाहाबाद के लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इलाहाबाद के जो लोकल लोग हैं, जो होटल और इस टाइप के जो परिवहन क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं, उनको यहाँ पे रोजगार मिलता है, तो इसलिए वो भी चाहते हैं जल्दी से काम हो। कहीं पे कोई जैसे अमृतसर हो गया, वहां पे सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो वहां पे उनका जो प्रकाश पर्व होता है या उनकी जो अलग अलग त्योहार होते हैं, उस पर जो है वहां पे गवर्नमेंट व्यवस्थाएं करती है। इसी तरीके से जैसे अभी देवबंद जो, मतलब अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी जो यूपी में देवबंद जो है वहां पे गए थे, या अजमेर देखेंगे, अजमेर शरीफ में वहां पे एक स्पेसिफिक टाइम पे लगभग इसी नवंबर दिसंबर के आसपास मेला लगता है, उर्स का मेला लगता है। तो वहां पे उस समय जो है राजस्थान गवर्नमेंट वहां पे प्रॉपर प्लानिंग करती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो धर्म संबंधी जनगणना के डेटा होते हैं वो कल्चरल और पॉलिसी प्लानिंग के काम में आते हैं, कि जिस तरीके से जहां जिस समुदाय के जिस जो लोग रह रहे हैं उससे संबंधित वहां पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुरक्षा की व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अगला है हमारे पास, द सैम्पलिंग एरर आकर्स ड्यू टू। सैम्पलिंग एरर आकर्स ड्यू टू, जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग। सैम्पलिंग एरर क्या होती है? सैम्पलिंग एरर में आपको हम बताए थे कि अगर आप पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट को छोड़ दे रहे हैं, पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट को अगर आप छोड़ दे रहे हैं, तो जो एरर यहाँ पे जनरेट होगी वो सैम्पलिंग एरर होगी। तो स्टडीइंग ओनली ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, और स्टडीइंग इंटायर पॉपुलेशन नहीं, इसमें सैम्पलिंग एरर नहीं होगी, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है, रिकॉर्डिंग एरर, और ये रॉन्ग फार्मूला जो है ये नहीं होगा इसमें आंसर। ठीक है, तो ए ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पोस्ट इनुमरेशन सर्वे पीईएस इज कंडक्टेड टू। जनगणना के बाद जो सर्वेक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जैसे एग्जिट पोल होता है चुनाव के बाद, एग्जिट पोल के जो मतलब
सर्वेज कराए जाते हैं और उसके माध्यम से बताया जाता है कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, हार रही है। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट न्यू डेटा नहीं करते हैं, रिप्लेस सेंसस नहीं, स्टडी इकोनॉमी नहीं, इवेल्युएशन करते हैं हम लोग। जो सेंसस सर्वे हुआ है, सेंसस जो डेटा आया हुआ है, उसका हम इवेल्युएशन करते हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग एरर या किस टाइप की एरर, कितनी एरर हो सकती है। जैसे मान लीजिए 140 करोड़ हमारे पास आए, तो उसमें जो एरर टर्म है, फ्लक्चुएटिंग एरर जो टर्म है, उसमें उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन को यहाँ पे बताता है। अगला क्वेश्चन है, हाउस लिस्टिंग फेज इन सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन। तो यहाँ पे जनगणना में गृह सूचीकरण चरण में क्या जानकारी एकत्र की जाती है। तो हाउस लिस्टिंग जब हम लोग करते हैं जनगणना में, तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो हाउस हाउस और उसके हाउस में मतलब जो लोग रह रहे हैं, हाउस एंड हाउस होल्ड फैसिलिटीज जो है, यहाँ पे उस समय इसकी लिस्टिंग की जाती है। फिर इसी के बेस पर हम लोग यहाँ पे जनगणना का काम फाइनल करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि गांव से शहर की ओर लोगों के प्रवासन को क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक ही टर्म यहाँ पे होगा जिसको गांव से शहर की ओर एक तरीके से, अच्छा इसमें शायद एक सेकंड इसको देखिएगा। 45 में, हाँ 45 का आंसर दीजिए आप लोग। तो 45 में यहाँ पर देखेंगे तो एक लोगों का यहाँ पे, हाँ 46, सॉरी हाँ 46 का आंसर देना है आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अगली क्लास जीएसओ वाले भी वेट कर रहे होंगे। अच्छा, चलिए, तो इसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, बोलिए बोलिए मजहर। और डिस्ट्रॉयर कहाँ चले गए क्या? चलिए 46 में ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नेट माइग्रेशन रेट। नेट माइग्रेशन रेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास माइग्रेशन है, टोटल माइग्रेशन अपॉन पॉपुलेशन नहीं, ग्रोथ ये डेथ बर्थ नहीं, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन जो होती है, इसका जो डिफरेंस होता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा क्या है, नेट माइग्रेशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर इन पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या शिक्षा में कौन संचार बाधा नहीं है। ठीक है, संचार बाधा नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे ये बाधा नहीं होती है, बाकी चीजें जो है यहाँ पे बाधक होती हैं। इलिटरेसी, रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, और फिर इसके बाद लैंग्वेज डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन बैरियर, यहाँ पे ये तीन चीजें एक तरीके से कहा जाए, तीन चीजें कम्युनिकेशन बैरियर का काम करती हैं। बाकी यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है, ये बैरियर का काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ लाइक एनडीपी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू। तो यहाँ पे देखेंगे तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको रिफर्स क्या है, स्पार्शियल स्प्रेड ऑफ पीपुल अक्रॉस एरिया। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि स्पार्शियल, जैसे अभी मजहर ने बोला था कि स्पार्शियल जो हमारे पास, इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्पार्शियल स्प्रेड को देखते हैं। स्पार्शियल क्या हो जाता है कि थोड़ा सा लोकेशन स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन रेट, लिटरेसी रेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, स्पार्शियल स्प्रेड ऑफ पीपुल अक्रॉस एरिया, ये इसका आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, मेन एम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज टू। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए।
तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा का उद्देश्य अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होता है, तो यहाँ पे इनकरेज लार्ज फैमिलीज, नहीं ये गलत है। और प्रमोट माइग्रेशन, गलत है। टेक मैथमेटिक्स, सॉरी टीच मैथमेटिक्स, ये गलत है। डेवलप अवेयरनेस अबाउट द रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, ठीक है। तो ये जनसंख्या अध्ययन का मेन यहाँ पे काम होता है। फिर से ये हमारा प्रचार सामग्री। अच्छा, आज से हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट का जो है, मतलब थोड़ा सा हर क्लास में 5 मिनट का टाइम रखेंगे, और जिसमें आप लोगों को जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन है, जिसको हम लोग हर क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, DCS हम लोग कहेंगे इसको, ठीक है। इसमें अगर आपको जो अब तक पढ़ाया गया है, इसमें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज JSO क्लास में एक बच्चे ने जो है मैसेज किया था कि डाउट क्लियरिंग के लिए कुछ टाइम रखा जाए। तो डाउट क्लियरिंग के लिए शायद अलग से कोई टाइम निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम हर क्लास के बाद 5 मिनट जो है हम यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको अगर यहाँ पे कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो आप उसको बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बताइए, तो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। जल्दी से मैसेज कीजिए, ठीक है। जल्दी से मजहर और डिस्ट्रॉयर, और ये एक चाइनीज टाइप का कुछ नाम लिखे हो यार, क्या नाम लिखे हो, थोड़ा सा नाम बताओगे तो पता चलेगा। कुछ चाइनीज लैंग्वेज टाइप का लग रहा है ये, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डाउट हम क्लास कैंसिल कर सकते हैं, मतलब फिनिश कर सकते हैं यहीं पे, कोई इशू नहीं है। सर्वे एरर या सैम्पलिंग एरर? अच्छा, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड। सर्वे एरर देखिए दो तरीके के हैं, सैम्पलिंग एरर एक तरीके से कहिए, सर्वे एरर नहीं, सैम्पलिंग एरर उसको बोलते हैं। जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। सैम्पलिंग एरर क्या होती है कि हम जो सैम्पलिंग करने जा रहे हैं उसमें कुछ गलती कर बैठे हैं, ठीक है। उसमें कुछ गलती करने को मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ सैम्पलिंग के दौरान एक आध पार्ट हम छोड़ दें। यहाँ पर पॉपुलेशन में, भारत की पॉपुलेशन का हमें सर्वे करना था, हमने राजस्थान या हमारे उत्तर प्रदेश को आपने बाहर कर दिया, हमारा प्यारा अपना उत्तर प्रदेश, आपने उसको बाहर कर दिया, 25 करोड़ लोग बाहर हो गए। तो ये जो एरर जनरेट होगी, इसको हम कहेंगे यहाँ पर कि ये आपको, ये सैम्पलिंग एरर है। और इससे इतर जो यहाँ पे सैम्पल एरर होगी, उसको हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर है, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है कि जैसे नॉन सैम्पलिंग एरर में कोई आदमी यहाँ पे गया हुआ है सर्वे के लिए, और ये सर्वे के दौरान मान लीजिए कि 45 एज थी और इसको 54 लिख दिया, तो ये जो है रिकॉर्डिंग एरर है, और इसको हम कहेंगे ये हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर है, ये ह्यूमन त्रुटि के तहत आई हुई है, ठीक है। तो जब यहाँ और ये पूछता भी है क्वेश्चन कि कंप्लीट इनुमरेशन या कंप्लीट सेंसस, जब हम पूरे पूरे एरिया का अगर हम सर्वे करते हैं तो उस केस में कौन सी एरर खत्म हो जाती है, तो सैम्पलिंग एरर खत्म हो जाती है, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर रह सकती है इसमें, ठीक है। चलिए बताइए भाई, कंफ्यूजन दूर हुआ या कुछ और बताया जाए? ठीक है, अभी जस्ट हम थोड़ी देर से इसका JSO वाली क्लास हो जाएगी, सभी PDF एक साथ भेज देंगे। हालांकि PDF मैं कल से कह रहा हूँ, मैं भी बहुत लापरवाह हो गया हूँ यार, तो आप लोग थोड़ा सा सीधे साधे हो, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लापरवाह हो गया हूँ। जल्दी ही मैं जो है ये सभी PDF अभी मैं खुद ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो चलिए क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आया रहेगा, अब जो भी क्लास होगी अगले सैटरडे को शाम को रहेगी, तो अगले सैटरडे संडे में कोशिश करेंगे कि 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग UGC का, और 3 से 4 ही प्रैक्टिस सेट JSO क्लास का हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी यूनिट वाइज ही हम लोग चलेंगे, और जैसे ही ये यूनिट वाइज खत्म हो जाएगा तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगभग 5 से 10 साल का जो है वो हल कराया जाएगा, ठीक है। और
उसमें भी कोशिश हम कर रहे हैं कि उसको भी टॉपिक वाइज हम लोग कंसीडर कर लें। ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अलग से सॉल्व कराएंगे, पहले ये यूनिट वाइज जो है आपका खत्म हो जाए तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।